हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिफैक्ट्स विथ अनुपम सर पे। आज हम हिंदी में कैसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक है व्यंजन। वर्णमाला में व्यंजन पढ़ने वाले हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आज हम जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं व्यंजन। मूल व्यंजन 33 मतलब कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में बड़े अच्छे से अध्ययन करेंगे। इवन एक बात कहूं तो पूरा व्यंजन को ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक है व्यंजन। पहला प्रश्न तो ये पूछता है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है या व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो आप याद रखिए, मूल व्यंजनों या व्यंजन की संख्या 33 होती है। उसके आगे बात करें तो अस्पष्ट व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। उससे थोड़ा ऊपर चलें, अर्थात एक पूछें कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। आप पूछेंगे कौन कौन से होते हैं, तो अस्पष्ट व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है और उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन होता है, दोनों का एक ही नाम है। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। व्यंजन में पहला व्यंजन आता है आपका स्पर्श व्यंजन। आप पूछेंगे कि सर इसका नाम स्पर्श व्यंजन क्यों पड़ा है, तो मैं बता दूं कि ऐसे वर्ण जो आपके ओष्ठ या दंत या मूर्धा या तालु या कंठ, एक बार और कहूं तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ, किसी भी स्थान से आपके निकलते हो स्पर्श करके, उसी को क्या कहते हैं, हम अस्पष्ट व्यंजन कहते हैं। अस्पष्ट व्यंजन आपका 25 होते हैं और प्रत्येक वर्ग में अस्पष्ट व्यंजन का क से लेकर अंग तक एक क वर्ग कहलाता है, च से लेकर ञ तक च वर्ग कहलाता है, ट से लेकर ण तक ट वर्ग कहलाता है, त से लेकर न तक त वर्ग कहलाता है, प से लेकर म तक प वर्ग कहलाता है। और पहले अक्षर को ही हम वर्ग का नाम दे दिए हैं। चूंकि एक वर्ग में अर्थात क वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो क से लेके प तक के कितने वर्ग हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 वर्ग हो रहे हैं। और एक वर्ग में 5 अक्षर अर्थात 5 5 25। अर्थात यही मैं कह रहा हूं कि पूरा स्पर्श व्यंजनों से कितनी होती है, 25 होती है। समझ आ रहा है बात को कि पूरे स्पर्श व्यंजन से कितनी होती है, 25 होती है। और प्रश्न पूछता है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, या पूछता है कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, यदि हम बात करें उच्चारण स्थान की, तो हम जहां से अक्षरों को बोलते हैं वो उच्चारण स्थान है। देखिए, तो क से लेकर के अंग तक के जितने वर्ण होते हैं, अर्थात क ख ग घ अंग, जितने वर्ण हैं या जितने अक्षर है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। यदि प्रश्न आपसे पूछ दे कि ग वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ ही होगा। घ का क्या है, तो कंठ ही होगा। आपका अंग का क्या है, तब भी क्या होगा, कंठ ही होगा। उसके आगे चलें तो आता है च वर्ग। यदि पूछ ले आपसे कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालु होता है। या पूछ ले कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तभी तालु होता है। छ का तालु, ज का तालु, झ का तालु, ञ का तालु। अब आपको तालु के बारे में बताता हूं क्या होता है। तालु होता है बेटा कि आपका जो मुख है, मुख के पिछले भाग को क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। जहां पे हमारा नोजल सिस्टम है, मतलब जहां से हम बोलते हैं, अंदर वाले एकदम भाग क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। तो च से लेकर ञ तक के माने जो अक्षर हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ठीक है, उसके बाद से आता है आपका ट वर्ग। ट वर्ग क्या होता है, ट ठ ड ढ अण, ट ठ ड ढ अण। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। अब मूर्धा क्या होता है, जो आपका मुख है ना, जहां पे दांत है, उसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। और मुख के निचले वाले को क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। और अगले वाले भाग को दांत के पास वाला जहां जीभ टकराता है ऊपर छत पे, उसको क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। ठीक है, तो ट से लेकर अण तक के आपके जितने वर्ण हैं, उसको क्या कहते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। उसके बाद से त वर्ग है, त थ द ध न। त वर्ग में त से लेकर न तक के अक्षर आते हैं और इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। चूंकि ये वर्ण आपके दंत से होके ही गुजरते हैं या निकलते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। जैसे आप बोलिए तो
थ, द, ध, न, ये सभी आपके त वर्ग वाले जितने भी आपके वर्ण या अक्षर हैं सभी का स्पर्श आपका दंत से होता है। इसलिए त वर्ग के जितने वर्ण हैं सभी का उच्चार स्थान क्या है? दंत है। उसके बाद से यदि हम बात करें प वर्ग, तो प वर्ग आपका प वर्ग के आपका प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये सभी अक्षर आते हैं। इनका सभी का उच्चार स्थान क्या है? ओष्ठ है। ठीक है, सभी का उच्चार स्थान क्या है? ओष्ठ है। उसके बाद से आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चार स्थान स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, इसलिए उन आपके व्यंजन को क्या कहते हैं? उन व्यंजन को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और आपके परीक्षा में फिर पूछता है अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन आपकी 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। य, र, ल, व। यदि आपके परीक्षा में पूछे कि य का उच्चार स्थान क्या है? तो तालु है। र का उच्चार स्थान क्या है? तो मूर्धा है। ल का उच्चार स्थान क्या है? तो दंत है। और व का उच्चार स्थान क्या है? तो दंत ओष्ठ है। ठीक है, उसके बाद से आता है आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ ऊर्जा होता है और संघर्षी का शाब्दिक अर्थ घर्षण होता है। अर्थात इन वर्णों को उच्चारित करने में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे स बोलिएगा तो ऊर्जा उत्पन्न होगा। शक्ति, जैसे शक्ति है, साहस है ना, तो सभी क्या है? इसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, या उसको बोलने में हमारे शब्दों में या फिर आपके पूरे मुख में घर्षण उत्पन्न होता है। उससे क्या कहेंगे? आपको ऊष्म या संघर्षी अक्षर कहेंगे। जैसे स, स और ह, ये कितने प्रकार के होते हैं? आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद से बात करूं इनका उच्चार स्थान के बारे में, तो देखिए तालु, इसको देखिए इस सर्जन वाला स है ना, इसको हम तालव्य स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चार स्थान किससे है? तालु से है। और इससे आप जानते हैं कि जो ये सटखोड़ वाला स है, इनको हम मूर्धन्य स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका उच्चार स्थान क्या है? मूर्धा से है। और इसे दंत स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका उच्चार स्थान क्या है? आपका दंत से है। इस स का भी उच्चार स्थान किससे है? दंत का भी है, दंत। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको आपका दंत स भी कहते हैं। और ह का उच्चार स्थान क्या है? कंठ है। देखिए य का उच्चार स्थान तालु और स का उच्चार स्थान भी क्या है? तालु है। र का उच्चार स्थान और स का उच्चार स्थान दोनों क्या है? आपका मूर्धा है। ल का और स का दोनों का उच्चार स्थान क्या है? आपका दंत है। और आपका व का उच्चार स्थान आपका दंतोष्ठ है, परंतु ह का उच्चार स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है, उसके बाद से आता है संयुक्त व्यंजन। चूंकि इसका नाम संयुक्त व्यंजन इसलिए पड़ा है क्योंकि जो छ है, त्र है, ज्ञ है, स्र है, ये 2 आपके अक्षरों से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए छ है, तो छ किससे किससे मिलकर बना है? क और स से मिलकर बना है। क और स से मिलकर बना है, ये छ। उसके बाद से त्र है, तो त्र प्लस र से मिलकर बना है, त्र। उसके बाद से ज्ञ है, तो ज प्लस य से मिलकर बना है, ज, ज्ञ। और स्र है, तो स प्लस र से मिलकर बना है, स्र। ये आप इनको ध्यान रखेंगे। और भी पूछता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो आपके 4 होते हैं। ध्यान से देखिए कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। क और स मिलकर बना है, क में हलंत है, इसको ध्यान रखिएगा। क प्लस स मिलकर बना है क्या? छ। तो में र है, तो में हलंत है, फिर र है, तो और र मिलकर क्या बना है? त्र। उसके बाद से ज्ञ और मिलकर क्या बना है? आपका स्र, सॉरी ज्ञ। और स प्लस र मिलकर क्या बना है? स्र। तो ये आपके पूरे व्यंजन हुए। इसके अलावा 2 और व्यंजन है आपके, जिसको हम कहते हैं उत्थित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। आपके ड़ और ढ होते हैं। देखिए इनका उच्चारण स्थान और इनके उच्चारण स्थान में अंतर है। इसका उच्चारण स्थान और इनके उच्चारण स्थान में क्या है? अंतर है। देखिए इसको ड और ढ कहते हैं, परंतु इसको अड़ और ढ कहते हैं। इसको अड़ कहते हैं, इसको ढ कहते हैं, इसको अड़ कहते हैं, इसको ढ कहते हैं, इसको ढ कहते हैं। ये उच्चारण स्थान इसका अंतर है। अब जो उच्छित शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ आपका होता है, उच्छित का शाब्दिक अर्थ होता है फेंकना। अर्थात ऐसे शब्दों, ऐसे अक्षर जिसको हम बोलने पे एकदम से लगे कि फेंक रहे हैं, उन्हीं हम अक्षरों को क्या कहते हैं? उच्छित व्यंजन कहते हैं। और ये उच्छित व्यंजन दो होते हैं। कौन कौन से? ड और ढ।
आपके पूछा जाए परीक्षा में उच्छिष्ट में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन सा, ड़ और ढ। ठीक है, ये पूरा आपका 33वां आपका क्या हुआ, व्यंजन हुआ। इन्हीं के संबंधित 2 प्रश्न और पूछते हैं। क्या क्या पूछते हैं कि घोषत्व के आधार पे आपके व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है अघोष व्यंजन और दूसरा होता है सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन को घोष व्यंजन भी कहते हैं, सघोष व्यंजन को घोष व्यंजन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इसका घोष का अर्थ क्या होता है। देखिए, हम जो भी अक्षर बोलते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियों में यदि कंपन होता है उसको क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं, और कंपन नहीं होता है तो उसका कहते हैं अघोष व्यंजन कहते हैं। हम जिन अक्षरों को बोलने से हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे क्या कहते हैं, हम सघोष कहते हैं या घोष कहते हैं। और जिन अक्षरों को बोलने से हमारे स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है उनको क्या कहते हैं, हम अघोष कहते हैं। अब फिर आपके परीक्षा में पूछता है कि अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, आपके स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन है ना, क से लेके प वर्ग तक के, स्पर्श व्यंजन के पहले और दूसरे व्यंजन को, आयवर्ण को, पहला माने पहला क्या है, क है, और दूसरा क्या है, ख है। तो क और ख वाले व्यंजन को क्या कहेंगे, हम अघोष कहेंगे। या मान लीजिए च और छ वाले व्यंजन को क्या कहेंगे, हम अघोष कहेंगे। माने ये पहले और दूसरे को क्या कहेंगे, जितना पहला वर्ण है, पहला दूसरा है, इसमें पहला दूसरा ए है, इसमें पहला दूसरा ए है, इसमें पहला है दूसरा ए है, इसमें पहला है दूसरा ए है। तो मैं बता दूं कि पहले और दूसरे व्यंजन को क्या कहते हैं, हम अघोष कहते हैं। और तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण या व्यंजन को क्या कहते हैं, हम सघोष कहते हैं या घोष कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गया। वर्ण या व्यंजन, ये वर्ण ही तो है, ये व्यंजन ही तो है। चलिए, उसके बाद से होता है प्राणत्व के आधार पे। यहाँ पे प्राण का अर्थ होता है हवा, अर्थात कि हम जो मुख से बोलते हैं, जो हवा निकलता है, उसके आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताइएगा, 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण होता है, एक होता है महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है आपका, पहला, तीसरा और पांचवा ये होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है, जिन अक्षरों को बोलने से कम हवा निकलता है उनको अल्प प्राण कहते हैं, और जिन अक्षरों को बोलने से ज्यादा हवा निकलता है उनको महाप्राण कहते हैं। महाप्राण वाले होते हैं, दूसरा और चौथा अक्षर होता है, 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 दूसरा और चौथा अक्षर होता है। परंतु पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, ये परीक्षा में बार बार पूछता है कि आपका प्राणत्व के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, आपके प्राणत्व के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, 2 प्रकार के, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, दूसरा, चौथा आपका महाप्राण होता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको हम देखते हैं, जो जो प्रश्न बनता है उसको रिपीट कराते हैं, फिर मैं आपसे विदा लूंगा। देखिए, मैं बात करता हूं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। या मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं, आपके 5 वर्ग होते हैं। पांचों वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, इसलिए क्या है, आपके 25 है। आप देखिए, अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसमें संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिए, यही मूल व्यंजन है, 25 ये और 4 ए, 25 4 कितना होता है, 29 और 4 ए 33। तो पूरा वह तक क्या है, आपका मूल व्यंजन है, यही 33 है आपके पूरा मूल व्यंजन। उसके बाद से संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये भी क्या होते हैं, 4 होते हैं। आपको बताया घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं या व्यंजन होते हैं, तो आप बताइएगा 2 प्रकार के, अघोष और सघोष। अघोष कौन से होते हैं, तो पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, अघोष होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या व्यंजन क्या होता है, आपका सघोष होता है। प्राणत्व के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं या वर्ण होते हैं, तो आप बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए, अल्प प्राण क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा, पहला, तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, सभी क्या है, आपके अल्प प्राण है। महाप्राण क्या है, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ये सब क्या है, महाप्राण है। इस प्रकार से आपने पूरा आज वर्णमाला पढ़ा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए
जय हिंद।